हेलो एवरीवन। आपके अपने चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारी ये करंट अफेयर्स की क्लास। आज है 9 अगस्त और आज मैं आपको कवर करवाऊंगी इसमें 9 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए आए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें, लास्ट तक देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको कवर करते हैं। आपको अपने एग्जाम देने के लिए आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारतीय महिला पहलवान है विनेश फोगाट, आपको पता है ये जो मुद्दा है बड़ा चर्चा में है। तो ये जो हमारी पहलवान है विनेश फोगाट, इनको कितने किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? देखिए इसमें मैं आपको इसका एक्चुअल बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो पेरिस ओलंपिक आपको पता है फ्रांस में, पेरिस में चल रहे हैं फ्रांस में। तो इसमें क्या हुआ था, जो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल को जो विनेश फोगाट हैं वो जीत जाती हैं और सिल्वर मेडल इनके नाम हो जाता है। ठीक है, अब इनकी जो फाइट है, अगली फाइट होनी थी इनकी फाइनल के लिए और वो होनी थी इनकी गोल्ड मेडल के लिए। तो देखिए यहाँ क्या होता है, हर इवेंट से पहले इनका जो, जैसे ये सिल्वर के लिए लड़ी होंगी तब भी इन्होंने अपना जो वेट कैटेगरी है उससे ये गुजर के तब आगे गई होंगी सिल्वर लड़ने। परंतु जब ये गोल्ड के लिए लड़ने जाती तब भी इन्हें क्या होता है, इनका वेट कैटेगरी किया जाता है जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन सभी का। और ऐसा नहीं है सिंगल में, एक मतलब ऐसी जगह होता है जहाँ सभी खिलाड़ी मौजूद होते हैं और सभी कोचेस वगैरह और उन सभी के सामने ये वेट होता है। तो जब विनेश फोगाट का वेट किया गया तो इन्होंने जब ये, क्योंकि ये 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी, इसका आंसर एक्चुअली 50 है। तो ये 50 केजी भार वर्ग में खेल रही थी। तो जब ये पहले दिन जब इनका सेमीफाइनल के लिए वेट किया गया तो इनका जो वजन था ये था 49.9 केजी, यानी कि 50 केजी में थोड़ा सा कम था। तो ये 50 केजी खेल गई। परंतु जब बात आई इनका फाइनल लड़ने की तो इनका जो वेट निकला वो निकला है 52.7। देखिए एक रात में इतना वेट बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी इसका एक्चुअल रीजन सामने नहीं आया है कि वो रीजन क्या रहा, क्या विनेश फोगाट ने कुछ ऐसा खा लिया था या उन्हें कोई हेल्थ इश्यू हुआ था या ऐसा रीजन क्या रहा जिस कारण उनका इतना ज्यादा वेट बढ़ गया। तो वैसे तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि 100 ग्राम वेट बढ़ने के कारण इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब इनका फाइनल जब इनका वेट 52.7 आया तो उसके बाद इन्होंने अपना वेट घटाने की बहुत कोशिश की। उसमें क्या होता है, खिलाड़ी को कुछ घंटे दिए जाते हैं, जैसे कि शाम के समय सपोज ये वेट हुआ तो कुछ घंटे दिए जाते हैं। जैसे रात रात का समय इनके पास था कि सुबह आपका वेट फिर से लिया जाएगा, तो कुछ घंटे दिए जाते हैं खिलाड़ी को कि यदि आप इतना वेट अपना मैनेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत फिजिकल एक्टिविटी की, साइकिलिंग चलाई, स्कीपिंग रोप की, रस्सा कूदा मतलब। और इन्होंने अभी जो देख सुनने में आ रहा है, जो कहा है, जो खिलाड़ी ने कहा, मतलब वो इन्होंने अपना ब्लड भी थोड़ा बहुत निकलवाया। और क्या, इन्होंने अपने बाल भी कटवाए। इन्होंने कोशिश की कि इनका थोड़ा-थोड़ा वेट घट जाए, परंतु इनका वेट जो है कंप्लीट वो 50 केजी पर नहीं आया। 50 केजी या 50 केजी से कम पर नहीं आया और इन्हें जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 100 ग्राम वेट के कारण इन्हें जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो देखिए ये बड़ी वाक़ई में दुखद घटना रही है भारत के लिए कि एक खिलाड़ी को इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए, जबकि इस बार पूरी उम्मीद थी कि जो विनेश फोगाट है वो गोल्ड ही लेकर आती, क्योंकि इस बार जो खिलाड़ी इनके अगेंस्ट फाइनल में खेलने वाली थी वो तो उतनी मजबूत थी भी नहीं। इससे पहले जो बहुत मजबूत खिलाड़ी थी विश्व की, जो अपने 85 मैचों में किसी से नहीं हारी, उसको ये हरा चुकी थी इस बार। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात थी। इस बार तो भारत को वाक़ई गोल्ड मिलता और भारत के हाथ से गोल्ड ऐसे फिसल गया, गोल्ड आता-आता भारत के हाथ से फिसल गया है। ये पूरे भारत के लिए, सभी देशवासियों के लिए बड़ा दुखद है। और विनेश फोगाट का तो ये इतना मतलब दुर्भाग्य इसमें खराब रहा कि मतलब इतना दुर्भाग्य रहा कि बस कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए कोई नहीं, देखिए ऐसा हो जाता है खेल में खिलाड़ियों के साथ। तो कुल मिलाकर घटना जो थी वो ये थी कि ज़्यादा वेट होने के कारण इन्हें यहाँ से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और ये जो खेल रही थी, ये खेलनी एक्चुअल में 50 किलोग्राम भार वर्ग। तो देखिए ये हमने आपको बता ही दिया है कि इसमें थोड़ा-सा ये वज़न ज़्यादा होने के कारण इन्हें बाहर कर दिया गया। विनेश फोगाट आपको पता है हरियाणा से हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। उस समय ये 53 केजी कैटेगरी में खेली थी और 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया और वर्ष 2022 में विनेश फोगाट को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है? चलिए,
अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। फिलहाल आपको पता है ये मुद्दा काफी चर्चा में है और वो चर्चा का विषय है बांग्लादेश। इस समय बांग्लादेश की जो हालात है वो सभी आप परिचित होंगे उससे। वहां के जो दृश्य हैं वो इतने बुरे दृश्य आ रहे हैं कि वो देखे नहीं जाते हैं। वहां हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। वहां से शेख हसीना भागकर जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है और वो अभी इंडिया में है। तो बांग्लादेश की जो इस समय वास्तविक स्थिति है वो बहुत बुरी है, बहुत खराब है। तो प्रश्न है, निम्न में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख घोषित किया गया है? तो ये जो घोषित किए गए हैं यहाँ भी प्रमुख ये हैं आपके मोहम्मद यूनुस। ये हैं आप जो देख रहे हैं, ये हैं आपके मोहम्मद यूनुस और इन्हें अभी वहां की जो अंतरिम सरकार है उसका हेड यानी प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। इन्होंने क्या किया है, नोबेल प्राइज विजेता, इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, कब मिला था? इन्हें मिला था 2006 में। 2006 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान चलाए थे। उसके लिए इन्होंने जी नोबेल का शांति अवार्ड मिल गया है। और अंदर से कितने अशांत हो सकते हैं अब आप देख लीजिए। ये इस पार्टी से मिल गए हैं और इस पार्टी के चीफ इन्हें यहाँ का बना दिया गया है अंतरिम सरकार का प्रमुख। और शेख हसीना आपको पता है ये इस्तीफा देकर बांग्लादेश से और इंडिया आई हैं। जैसे तैसे इन्होंने अपनी जान बचाई है। वहां के हालात आपने देखे हैं कि वहां की जनता ने पीएम हाउस में घुसकर, वहां आप ये देखेंगे कि कितने बुरे वहां की हालात हैं कि पीएम हाउस में घुसकर वहां सब कुछ तोड़फोड़ की है, चोरी की है और पीएम हाउस के इतने बुरा हाल कर दिया गया है। जैसे जरा सोचिए, आप सोच सकते हैं कि देश की वहां की क्या स्थिति है। जल रहा है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए बढ़िया प्रश्न है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आपका नागालैंड। नागालैंड वो राज्य है जिसने आपदा जोखिम के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसने इंश्योरेंस करवा लिया है। ठीक है, और ये जो है नागालैंड राज्य सरकार और किसने, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ये आपदा जोखिम हस्तांतरण यानी डीआरटीपीएस पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए ये समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे नागालैंड को बचाना और राज्य के लिए बीमा कवरेज सुरक्षित करना और राज्य में यदि आपदा आती है और उस आपदा से यदि कोई नुकसान होता है तो उसके आर्थिक नुकसान को कम करना इसका उद्देश्य है इस बीमा। नागालैंड राज्य की हम बात कर रहे हैं तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी आपको पता है कोहिमा है और यहाँ की मुख्य जनजाति कोन्याक है। कोन्याक ये सबसे बड़ी जनजाति है, एग्जाम में भी आपसे पूछी जा सकती है। कोन्याक जो है ये कहाँ की जनजाति है? ये है आपकी नागालैंड की और सबसे बड़ी जनजाति है। और कौन है? आओस है, तांगखुल है, सेमास और अंगमी है। ठीक है, और नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इंटांकी, इंटांकी करके पूछा जाता है। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में। सिंगफन जीव अभ्यारण्य है, पुली बड़जे जीव अभ्यारण्य है, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य है और रंग पहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? ये नागालैंड में है। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ के जो मेजर फेस्टिवल है वो कौन सा है? तो वो है आपका हॉर्नबिल महोत्सव। यहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। और देखिए साथियों, एक हॉर्नबिल जो है एक पक्षी भी होता है। ठीक है, तो हॉर्नबिल एक पक्षी भी होता है। वैसे ही जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये कब से कब तक आयोजित किया गया? ये 1 दिसंबर से 30 माफ कीजिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है और ये हॉर्नबिल महोत्सव के नाम से आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा नमामि गंगे मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये है नमामि गंगे मिशन और ये चलाया जाता है आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नमामि गंगे मिशन किसने शुरू किया था? जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय जो मिशन है इन्होंने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत क्या किया है? उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 बड़ी परियोजनाओं का परिचालन जो था वो शुरू कर दिया है। इन परियोजनाओं में इन्होंने क्या करना है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनको साफ करना इनका उद्देश्य है। एनएमजीसी यानी नमामि गंगे मिशन या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा स्टार्ट हुआ था वर्ष 2014 में और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से ये शुरू किया गया था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, भारत में किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? ये क्यों चर्चा में है देख लीजिए। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हम मनाते हैं 7 अगस्त को। और हम क्यों मनाते हैं? देखिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये मनाया था हमारा नेशनल जेवलिन थ्रो। ये आपको पता है नीरज चोपड़ा ने इस गेम को इतना प्रसिद्ध कर दिया है हमारे देश में। जो नहीं जानते थे भाला फेंक खेल क्या होता है,
वह भी अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जी भाला फेंक भी एक गेम होता है, ठीक है, एथलेटिक्स में। तो क्या है, नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, 7 अगस्त 2021 को इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, तो टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे 2020 वाले, उनको क्या था कि पुरुषों की जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि अब इन्होंने इस बार 2024 के जो ओलंपिक हैं, इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और उसका कारण रहा है जो नीरज हैं वो थोड़े से चोटिल हैं। हालांकि ये सिल्वर भी लिया है, इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि चोटिल हैं थोड़े से, और चोटिल होने के बाद भी इन्होंने सिल्वर मेडल निकाला है। पिछली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इस बार जो गोल्ड मेडल जीता है, ये जीता है हमारे पाकिस्तान के, हमारे भाला फेंक हैं, इनका नाम है नदीम, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए जो नीरज चोपड़ा है वो अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के ऐसे दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले और एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले जो है खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पद्म भूषण जो है शोभना रानाडे, इनका निधन हो गया। शोभना रानाडे को पद्म भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो जो पद्म भूषण है शोभना रानाडे को, ये दिया गया था वर्ष 2011 में। ठीक है, ये कौन थी? ये प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता थी और समाज सेवी थी। तो इन्हें 99 वर्ष की उम्र जो आयु है उसमें इनकी डेथ हो गई है। ये महाराष्ट्र से थी और इन्हें पद्म भूषण दिया गया था वर्ष 2011 में। और इन्हें एक अवार्ड और मिला था जिसका नाम था जमनालाल बजाज अवार्ड, ये भी इन्हें वर्ष 2011 में मिला था। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए इन्हें मिला था। समाज सेवी ये थी, समाज सेवा में अपना इन्होंने जीवन समर्पित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू की गई है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि जो बाबा अमरनाथ को तो सभी पता है विद्यार्थियों को, परंतु जब बाबा बूढ़ा अमरनाथ पूछा जाता है तो देखिए ये शुरू हुई थी, ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर का जो पुंछ जिला है, पुंछ में ये है। ठीक है, और 7 अगस्त से यहाँ की 10 दिन की यात्रा शुरू हो गई है। ठीक है, पुंछ में भी कहाँ आती है? ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और 4600 फीट की हाइट पर ये स्थित है। ठीक है, ये पुलस्ता और गागरी नदी की धाराएं यहाँ मिलती हैं और ऐसा माना जाता है कि जो बाबा अमरनाथ की यात्रा है वो बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के बिना अधूरी मानी जाती है। ठीक है, ऐसा जैसे वैष्णो देवी माँ की यात्रा को जब तक हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर लेते तब तक वो अधूरी मानी जाती है, उसी प्रकार जो हमारी बाबा अमरनाथ की यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है जब तक हम ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन नहीं कर लेते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? 209.1 गीगावाट, 208.1 गीगावाट, 203.1 गीगावाट या 205.1? देखिए भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो है 203.1 गीगावाट, ये आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो 7 अगस्त को क्या है? लोकसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? हमारे प्रहलाद जोशी। इन्होंने क्या किया है? भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के बारे में जानकारी दी है और भारत की 2014 से 24 तक जो स्थापित नवीकरण ऊर्जा क्षमता है 2014 में 76.38 गीगावाट से 165% बढ़ गई है। पहले कितनी थी 2014 में? 76.38, और अब कितनी हो गई है सीधे 10 वर्षों में? 165% बढ़ गई है और ये हो गई है 203.1 गीगावाट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, वो है आप नोट ही कर चुके हैं 203.1 गीगावाट। आगे है भूतापीय ऊर्जा क्षमता, ये हो गई है हमारी 10.6 गीगावाट यानी 10,600 मेगावाट। सोलर एनर्जी कितनी है? 85.47 गीगावाट और विंड एनर्जी कितनी है? 46.55 गीगावाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1 यानी MK1 जो मिसाइल है इसके उत्पादन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, देखिए अब जो है भारत में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनेंगी, इसके उत्पादन को मंजूरी दी है और ये किस प्रकार की मिसाइल है आपसे पूछा गया है। अस्त्र मार्क 1 यानी MK1 हम इसे बोलेंगे। तो ये जो मिसाइल है किस प्रकार की मिसाइल है? देखिए ये जो मिसाइल है ये है एयर टू एयर, ये हवा से हवा में मार करेगी। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना ने क्या किया है? सुखोई 30 MKI और स्वदेशी तौर पर विकसित जो हल्के लड़ाकू विमान है तेजस, इनके लिए 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को हरी झंडी दे दी है। इनके लिए ये क्या है? किस किस के लिए है? सुखोई 30 के लिए और अगला है तेजस।
इन दोनों के लिए इन्होंने ये अस्त्र मार्क 1 जो आपकी मिसाइल है इसके उत्पादन को मंजूरी दी है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने अस्त्र मार्क 1 विकसित किया है और इसका जो निर्माण है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा ये किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अस्त्र मार्क 1 की बात करते हैं। एयर टू एयर वाली ये मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और जो डिस्टेंस नापेगी वो है 80 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। इसकी जो मारने की क्षमता है वो है 80 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर। भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको बनाएगी। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन है। स्थापना हुई थी वर्ष 1970 में। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। चलिए इस क्लास का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की घरेलू T20 लीग यानी SA20 यानी साउथ अफ्रीका 20 से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, केएल राहुल या रोबिन उथप्पा। तो वो कौन से क्रिकेटर हैं जो आपके इस SA यानी साउथ अफ्रीका 20 से जुड़ने वाले क्रिकेटर बन गए हैं? ये हैं आपके दिनेश कार्तिक। तो ये भारत के पहले जो है विकेट कीपर रहे हैं, बैट्समैन रहे हैं दिनेश कार्तिक। ये इस टीम से जुड़ गए हैं SA20 से और इस टीम के क्या है जो पर्ल रॉयल टीम है उसकी तरफ से ये खेलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। वीडियोस को लाइक जरूर करें साथियों, शेयर जरूर करें, इसे लास्ट तक देखें। हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा आपको कोई अलग से क्लास हमसे चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।